अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम वक़ार याकूब है और आप देख रहे हैं आबान व्लॉग्स। दोस्तों, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली एक साइंटिस्ट हैं जिसे अमेरिकी हुकूमत ने सन 2003 में अगवा करके जबरन गैर कानूनी तौर पर कैद किया हुआ है और इस पर मुसलसल अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की जानिब से जुल्म जबर किया जा रहा है। नाज़रीन, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 2 मार्च 1972 को कराची में पैदा हुई। 8 साल की उम्र तक ज़ैम्बिया में तालीम हासिल करने के बाद कराची में इब्तदाई और सानवी तालीम मुकम्मल की। इसके बाद बूस्टन टेक्सास में जामिया टेक्सास में कुछ अरसा रहीं, फिर वहाँ से मैसाचुसेट्स इदारा टेक्नोलॉजी यानी MIT चली गई और इस इदारे से विरासियात में PhD की सनत हासिल की। सन 2002 में पाकिस्तान वापस आई, मगर मुलाजमत ना मिलने की वजह से अमेरिका मुलाजमत ढूंढने के सिलसिले में दौरे पर गई। इस दौरान मैरीलैंड में डाक वसूल करने के लिए डाक डब्बा किराए पर लिया और 2003 में कराची में वापस आ गई। FBI ने शक जाहिर किया कि ये डाक डब्बा दरअसल अलकायदा से ताल्लुक़ रखने वाले किसी शख्स के लिए किराए पर लिया गया था। अमेरिकी मीडिया में आफिया सिद्दीकी की बतौर दहशतगर्द तशहीर की गई। ये देखकर डॉक्टर आफिया कुछ अरसा कराची में रूपोश हो गई। 30 मार्च सन 2003 को अपने 3 बच्चों समेत रावलपिंडी जाने के लिए टैक्सी में एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुई, मगर रास्ते से गायब हो गई। बाद में खबरें आई कि इनको अमेरिकन ने अगवा कर लिया है। उस वक्त उनकी उम्र 30 साल थी और बड़े बच्चे की उम्र 4 साल और सबसे छोटे की 1 माह। मकामी अखबारों में आफिया की गिरफ्तारी की खबर शाया हुई, मगर बाद में वजीरों ने लाइल्मी का इजहार किया और उनकी वालदा को धमकियां दी गई। दोस्तों, आए अब जायजा लेते हैं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जब अगवा हुई तो उस वक्त इक़्तिदार किन लोगों के हाथ में था और ये कैसे मुमकिन है कि एक पाकिस्तानी शहरी अपने ही मुल्क से गायब हो जाए और उस मुल्क की हुकूमत को किसी भी चीज़ का इल्म ना हो। सन 2009 में कराची के थाने गुलशन इकबाल में डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की शिकायत पर SHO रुस्तम नवाज की मौजूदगी में FIR नंबर 77309 काटी गई, यानी इस वाक़े के पूरे 6 साल बाद। इस FIR के मुताबिक डॉक्टर फौजिया की बड़ी बहन यानी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 30 मार्च 2003 को अपने 3 बच्चों समेत इस्लामाबाद जाने के लिए घर से एक टैक्सी में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुई, लेकिन इन्हें रास्ते से नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। इस FIR में नामालूम अगवा कुनंदगान के खिलाफ फौजदारी कानून के दफ़ा 365-34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और SSP न्याज खोसो की सरबराही में एक पुलिस टीम तश्कील दी गई। जब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अगवा हुई उस वक्त पाकिस्तान के सदर जनरल परवेज मुशर्रफ थे, जिन्होंने बाद में अपनी किताब इन द लाइन ऑफ फायर में एतराफ़ किया है कि उनकी हुकूमत ने सैकड़ों मुल्जिम पैसों के एवज या रज़ाकाराना तौर पर अमेरिका के हवाले किए हैं। इस वक्त पाकिस्तान में मुस्लिम लीग काफ के वज़ीर आज़म ज़फ़रुल्लाह जमाली की हुकूमत थी और वज़ीर दाखिला फैसल साले हयात थे। ये बात यकीन के साथ कही जा सकती है कि जो भी वज़ीर दाखिला हो उसके इल्म में ये बात यकीनन होती है कि पाकिस्तानी शहरी को कब, क्यों और किस कानून के तहत अगवा किया गया है या किसी गैर मुल्क के हवाले किया गया है। उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल एहसानुल हक डायरेक्टर जनरल ISI थे। यह भी एक मुसल्लमा हकीकत है कि ISI को मालूम होता है कि आया पाकिस्तानी शहरी को कोई मुल्की या गैर मुल्की एजेंसी या फर्द ठोस कानूनी जवाज़ के बगैर अगवा करके तो नहीं ले जा रहा। जब आफिया सिद्दीकी गायब हुई तो सैयद मुहिब असद डायरेक्टर जनरल FIA थे। इमिग्रेशन और पासपोर्ट कंट्रोल करने की जिम्मेदारी FIA की है, लिहाजा ये कहना दुरुस्त है कि FIA के इल्म में होता है कि कोई पाकिस्तानी बाशिंदा जबरन या जाली दस्तावेजात पर गैर कानूनी या खुफिया कोशिश के तहत मुल्क की फ़िज़ाई, ज़मीनी या बहरी हदूद से बाहर तो नहीं ले जाया जा रहा। उस वक्त सूबे सिंध के गवर्नर डॉक्टर इशरतुल इबाद और वज़ीर आला अली मोहम्मद मेहर, जबकि इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सैयद कमाल शाह थे। क्या ये ज़रूरी नहीं था कि सूबाई हुकूमत अपनी महकमा दाखिला के तवस्सुत से उस वक्त के IG को याद दहानी करवाती कि जो भी शहरी अगवा हो इसकी FIR फ़ौरन काटी जाए, और यह भी मुतल्लिका सूबे के आला पुलिस अफसर का फ़र्ज़ होता है कि वो इस बात की तहकीकात करे कि किसी शहरी के अगवा में इसके किसी मातहत की मुआवनत तो शामिल नहीं है। लेकिन आफिया सिद्दीकी की अगवा की FIR को पुलिस रिकॉर्ड में जगह बनाने के लिए 6 बरस से ज़्यादा अरसा लगा। आफिया सिद्दीकी के गायब होने के लगभग 3 माह के बाद अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क के 23 जून के शुमारे में कहा गया है कि अमरीकी FBI आफिया सिद्दीकी से ये पूछगछ करना चाहती थी कि इनका अलकायदा के एक मुश्तबा माजिद खान से क्या ताल्लुक है, जिनका पोस्ट बॉक्स आफिया इस्तेमाल करती रही हैं। इसके अलावा इनके शौहर डॉक्टर अमजद अली पर भी अलकायदा से ताल्लुक का शुबा था, जिन्हें आफिया ने अगवा से 3 माह कबल तलाक दी थी।
فرض کریں کہ عافیہ کو FBI کے ایجنٹوں نے اغوا کیا تو پاکستان میں FBI کی معاملت کس کس ادارے یا فرد نے کی؟ امریکہ نے سن 2008 میں باقاعدہ طور پر عافیہ کی اپنے پاس موجودگی کا اعتراف برطانوی صحافی جان ریڈلے کی اس پریس کانفرنس کے 2 ہفتے بعد کیا، جس میں ریڈلے نے انسانی حقوق کے ایک کارکن ایلین وائٹ فیلڈ شارپ کی یہ اطلاع افشا کی کہ بگرام کے امریکی فوجی اڈے پر موجود قیدی نمبر 650 اصل میں عافیہ صدیقی ہیں۔ امریکہ کے بقول عافیہ کو ان کے بیٹے محمد کے ساتھ غزنی میں گرفتار کیا گیا اور پوچھ گچھ کے دوران عافیہ نے ایک امریکی سارجنٹ کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا۔ اس کے بعد عافیہ کا مقدمہ نیو یارک کی ڈسٹرکٹ کورٹ میں شروع ہو گیا اور ان پر باقاعدہ فرد جرم عائد کی گئی۔ عافیہ صدیقی کے اغوا ہونے کے واقعے سے امریکی ہوئے اعتراف کے درمیان 5 برس کی مدت حائل ہے۔ ان 5 برسوں میں عافیہ کہاں اور کس کس ادارے کی تحویل میں رہیں، اس پر کسی نے بات نہیں کی۔ جو جماعتیں اور تنظیمیں عافیہ کی رہائی کی سرگرم مہم چلا رہی ہیں، انہیں ان 5 برسوں میں عافیہ صدیقی کیوں نہ یاد آئی؟ اگر جان ریڈلے انکشاف نہ کرتی تو پھر یہ جماعتیں اور تنظیمیں کیا کرتی؟ عافیہ کی رہائی کی مہم میں پیش لوگوں نے اس بات کی کتنی کوشش کی کہ چندہ جمع کر کے امریکہ میں ایک اچھا سا وکیل کرنے کی بھی مہم چلاتی تاکہ عافیہ کو اس کھیل میں مشکوک حکومت پاکستان کا حصان مند نہ ہونا پڑتا۔ مسلم لیگ کاف کے رہنما بھی آج تک عافیہ رہائی مہم میں پیش ہیں۔ اگر وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ عافیہ کے اغوا میں کس کس پاکستانی ادارے یا فرد نے کیا کردار ادا کیا، تو ان کے پاس عافیہ کی رہائی کا نعرہ بلند کرنے کا اخلاقی جواز کیا ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ اس ساری مہم کا رخ امریکہ کی طرف ہے؟ بینرز یا احتجاجی ریلیوں میں ان لوگوں میں سے کسی کا نام جذباتی مقررین کی زبان پر کیوں نہیں آتا کہ جن کی مرضی یا اجازت کے بغیر یہ سب ممکن نہیں تھا؟ کیا کسی فرد یا تنظیم نے کسی مقامی عدالت میں ایسی پٹیشن داخل کی جس میں ان اداروں اور افراد کے نام ہوں جن پر اس پورے ڈرامے میں اہم کردار ادا کرنے کا شبہ ہے؟ جذباتی گفتگو سے لوگ تو مشتعل کیے جا سکتے ہیں، اپنے گناہوں پر پردہ تو ڈالا جا سکتا ہے، اپنی سیاسی دکان تو برونق رکھی جا سکتی ہے، لیکن اس کرتب بازی سے عافیہ صدیقی کیس میں کیا مدد مل سکتی تھی یا کیا مدد ملی ہے؟ دوستوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔